हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विशेष गोयल और आप देख रहे हैं मेरा चैनल विकी वर्ल्ड। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। और यहाँ पे आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ बाल भारती पब्लिक स्कूल के इकोनॉमिक्स का क्लास 12th का प्री बोर्ड। ठीक है, तो इस पेपर को हम डिस्कस करेंगे, साथ में आपको सोल्यूशंस भी दे दूंगा मैं वीडियो के एंड में। तो सबसे पहले तो आप बस क्वेश्चंस दिखेंगे आपको, आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लेना और फिर लास्ट में आप उनके आंसर्स भी देख लेना। ठीक है, तो तब तक आप वीडियो को लाइक वगैरह कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बहुत सपोर्ट ज़रूरत रहती है तो कर ही देना। तो ये है यहाँ पे मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है। सबसे पहले क्वेश्चन 1 यहाँ पे आपके सामने है, इसमें आपको चॉइस मिलती है, चॉइस देख लेना। मैं सारे क्वेश्चन पढ़ूंगा नहीं, आपको सुबह सामने दिखा दूंगा। ठीक है, आप बस देख लेना। ये आपको दिख रहा है इसकी चॉइस और क्वेश्चन 2। फिर उसके बाद आपके क्वेश्चन 3 नहीं दिख रहा है ऐसे। क्वेश्चन 3 ये 3 and 4, 5 and 6। तो जो क्वेश्चन 7 से लेके 10 जो आपको अटेम्प्ट करने हैं उनके आपको ये केस स्टडी है। चलिए क्वेश्चंस देख लेते हैं। ये है आपका क्वेश्चन 7 और 8। ऐसे ही दिखेगा, हाँ अब दिखेगा ना, 7 और 8 दिख रहे हैं। ठीक है, फिर ये हो गया आपका 9th। आप चाहे तो वीडियो पॉज करके आप सर्च कर सकते हो या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जैसा आपको कन्वीनियंट लगे। ठीक है, फिर आपके क्वेश्चन 10th। ओके, अब यहाँ पे आपके बड़े क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं। क्वेश्चन 11th और 12th आपको दिख रहा है आधा। ये हो गया 12th आपका पूरा जो और वाला पार्ट है। फिर नीचे आपका क्वेश्चन 13th, फिर है आपके पास क्वेश्चन 14, 15 और 16। थोड़ा सा नीचे कर दो, आपको 17 पूरा दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स वाला पार्ट खत्म हो जाता है। इसके बाद आता है आपका इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाला पार्ट। इसमें आपके 3 MCQ आपको सामने दिख रहे हैं। उसके अलावा मैं आपको पेज पलट के बाकी भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे जो आपको ऊपर दिख रहा है उसमें आपको चॉइस मिलेगी, ऑपरेशन फ्लड वर्सेस नाबार्ड। फिर नीचे आपको ये मिलेगा क्वेश्चन 22 एंड 23। इस साइड आपको मिल जाएगा क्वेश्चन 24 से 27 के लिए आपको केस स्टडी है। फिर आपका क्वेश्चन 24, 5, 6। फिर आपका क्वेश्चन 27। ठीक है, उसके बाद आपके बड़े बड़े क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं। 28, 29, 30, ये 3 आपको दिख रहे हैं। उसके बाद 31, 32, 33, 34, ये अगले बड़े बड़े क्वेश्चंस। तो ये तो होगा आपके सारे क्वेश्चंस। अब बात कर लेते हैं कि भैया इनके आंसर्स क्या होंगे। तो आज क्या मैं आपको इनके आंसर्स भी दे देता हूँ। तो भैया सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। तो फर्स्ट में अगर आपने पहला वाला पार्ट अटेम्प्ट किया है तो इसका ऑप्शन है सी, डोमेस्टिक टेरिटरी। और अगर आपने दूसरा वाला पार्ट अटेम्प्ट किया है तो उसका आंसर है सी, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन 2 जो है उसमें आपका ऑप्शन है बी, इन्फिनिटी। क्वेश्चन 3 इसमें आपका आंसर है ऑटोनोमस कंजम्पशन। क्वेश्चन 4 में आपका ऑप्शन है सी, लोअरिंग मार्जिन रिक्वायरमेंट्स। क्वेश्चन 5 में ऑप्शन है ए, एडी इज लेस देन एएस। क्वेश्चन 6 में आपका आंसर है डी, नन ऑफ द अबव। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 7 की, ये दिख रहा होगा, हाँ जो क्वेश्चन नंबर 7 है उसमें आपका ऑप्शन है ए। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है ए। क्वेश्चन 9 का भी आंसर है ए। ठीक है, उसके बाद जो आपका क्वेश्चन 10 आता है, यार ऐसे जब आपका क्वेश्चन 10 आता है उसका ऑप्शन है सी, बोथ ए एंड बी। ठीक है, फिर आपका क्वेश्चन 11th आता है जो आपसे कहता है कौन सी ट्रांजैक्शन डिटरमाइन करती है बीओटी। तो उसमें भाई आपको वही सब बीओटी के बारे में लिखना है, विजिबल आइटम्स वाला।
ठीक है, उसमें आप वही सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर सकते हो, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम्स। ठीक है, फिर अगर इम्पोर्ट से ज़्यादा एक्सपोर्ट हो जाता है तो फिर बैलेंस ऑफ ट्रेड सरप्लस कहा जाता है। फिर आपका आता है क्वेश्चन नंबर 12 जो कि है आपका न्यूमेरिकल। इसमें अगर आपने पहला वाला किया था तो उसका आंसर 380 है, जिसका सोल्यूशन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। और आपने दूसरा वाला अटेम्प्ट किया था तो इसका आंसर 60 है, उसका भी सोल्यूशन आपको स्क्रीन पे सामने दिख जाएगा। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की, जिसमें है ट्रू और फॉल्स। पहले वाले का आंसर है ट्रू और दूसरे वाले का आंसर है फॉल्स। जो ट्रू है वो इसलिए है कि व्हेन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी फॉल्स द वैल्यू ऑफ फॉरेन करेंसी राइजेस, which means that with the same amount we can obtain more goods. We मतलब the foreigners, basically the foreigners can obtain more goods from India. So this leads to increase in exports. The second question जो उसका आंसर है false, because revenue deficit means excess of revenue expenditure over revenue receipts. It has nothing to do with the loans. ठीक है, इसमें सिर्फ revenue expenditure और revenue receipts का होता है, इसीलिए। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। यह है आपका क्वेश्चन नंबर 14। हाँ, न्यूमेरिकल है। इस न्यूमेरिकल में आपका आंसर आएगा, अगर मैं चेंज इन इनकम की बात करता हूँ तो 7,000 करोड़ एंड जो कंजम्पशन है वो आएगा 6,300 करोड़। सोल्यूशन आपको सामने स्क्रीन पे दिख जाएगा। वैसे स्क्रीन पे क्या दिखेगा, यहीं पे दिखा देता हूँ। ये है इसका सोल्यूशन। ठीक है, क्वेश्चन 15 जो है चॉइस वाला क्वेश्चन। जो क्वेश्चन 15 है ना, उसमें आपको जैसे एडी इज लेस दैन एएस वाला लिखना है, कि जैसे कहा गया ना एग्रीगेट डिमांड इज लेस दैन एग्रीगेट सप्लाई, तो वही आपको एक्सप्लेन करना है, एडी इज लेस दैन एएस। फिर जो आपका, अगर आपको चाहिए तो देखना भी है तो चलो इसको देख सकते हो, ये देखो। ठीक है, जो आपका और वाला पार्ट है, दो फिजिकल मेजर्स हो तो आप बड़े आसानी से डायरेक्ट क्वेश्चन आपका फिजिकल मेजर्स आप एक्सप्लेन कर ही सकते हो। क्वेश्चन 16 में आपका जो पहला वाला है वो कहता है करेंसी अथॉरिटी और बैंकर टू द गवर्नमेंट को एक्सप्लेन करना है। करेंसी अथॉरिटी और बैंकर टू द गवर्नमेंट एक्सप्लेन करना है, जो डायरेक्ट क्वेश्चन है, कर सकते हो। दूसरे वाले में आपको कहा गया मनी मल्टीप्लायर विद द हेल्प ऑफ न्यूमेरिकल एग्जाम्पल। मनी मल्टीप्लायर एक्सप्लेन करना है और एक न्यूमेरिकल एग्जाम्पल भी देना है। ठीक हो गया, आपका मनी मल्टीप्लायर यहाँ से शुरू होता है क्वेश्चन। आंसर काफ़ी लंबा है इसका, यह आ जाएगा इसका न्यूमेरिकल एग्जाम्पल। LRR मैंने 10% लेके दिखाया है, और फिर भर भर के इसकी एक्सप्लेनेशन इस तरीके से। यह है LRR वाले का सोल्यूशन। उसके बाद आपका है क्वेश्चन नंबर 17, जिसमें आपको पार्ट ए और बी दो हैं। जो ए वाला पार्ट है उसका जीडीपी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, कि देखो जो ऑटोमोबाइल की सेल्स हैं वो कम हो जाएंगी, तो यानी कि जीडीपी भी कम हो जाएगी। ठीक है, तो जीडीपी विल फॉल। वेलफेयर की अगर मैं इम्पैक्ट की बात करता हूँ तो देखो ऑटोमोबाइल जो है, क्योंकि लोगों को कन्वीनियंस तो पहुँचाते हैं, बट इसमें काफ़ी साइड इफेक्ट्स हैं, जैसे ट्रैफिक जैम, एक्सीडेंट्स, एयर नॉइज पोल्यूशन वगैरह। तो इसीलिए जो लोगों की हेल्थ है वो पुअर हो जाएगी, तो मतलब वेलफेयर लोगों की कम हो जाएगी। ठीक है, तो इसका आप कह सकते हो कि सेल्स कम होएगी और वेलफेयर बढ़ेगी। ठीक है, अब बात करते हैं हम पार्ट बी की। जो पार्ट बी है वो है इंक्रीज इन नेशनल इनकम ऑलवेज इंप्लाइज इंक्रीज इन डोमेस्टिक इनकम, डिफेंड और रिफ्यूट। तो इसका सिंपल सा जवाब है दिस स्टेटमेंट इज रिफ्यूटेड। ठीक है, ये बात गलत है, इसको आपको बस एक्सप्लेन करना है। फिर आते हैं हम पार्ट बी इंडियन इकोनॉमिक पे। जो इंडियन इकोनॉमिक वाला पार्ट है उसमें 18th क्वेश्चन का आंसर है हेल्थ। ठीक है, जो 19th वाला है उसका आंसर है ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चरल रिवोल्यूशन। 20th में है सी पाकिस्तान। 21st की अगर मैं बात करता हूँ तो पहले का आंसर है डी मतलब मिल्क, और जो नबार्ड वाला है उसमें है सी रूरल फाइनेंस सिस्टम। क्वेश्चन 22 की बात करते हैं, तो ट्रू और फॉल्स है, तो इसमें भैया सिंपल सा जवाब है इसका फॉल्स। तो 22 आपका है फॉल्स। इसमें बस आपको यही चीज़ एक्सप्लेन करनी है। एक्सप्लेन क्या मतलब यार, एक नंबर के हिसाब से जितना लिखना चाहो उतना लिख सकते हो। ठीक है, तो फार्मर्स को इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए मेजर है, जो एक मिनिमम प्राइस सेट करता है कि फार्मर्स इस प्राइस पे अपना सामान बेचेंगे। तो अगर 22, जो 23rd क्वेश्चन है आपका उसका आंसर है सी ऑन द जॉब ट्रेनिंग। 24th की बात करते हैं, जो आपका केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है। 24th का ए है द पॉलिसीज ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट।
25th में है आपका डी, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। 26th में है आपका सी, ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस एंड इक्विटी। और जो 27th है उसमें आपका आंसर है ए। 27th का आंसर है ए, फ्री फ्लो ऑफ फॉरेन कैपिटल। उसके बाद तो हैं आपके फिर वही थियोरेटिकल क्वेश्चंस हैं। 28th है जैसे इंडियाज एनवायरनमेंट प्रॉब्लम्स आर बोथ पॉवर्टी इंड्यूस वगैरह। तो इसमें बस आप वही यार एक्सप्लेन कर सकते हो, इसमें आपको क्या ही बताऊँ, ठीक है। तो वही आपकी सारी चीज़ें हैं, एक्सप्लेन कर देना अच्छे से। 29th में डायरेक्ट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंस ऑफ रूरल क्रेडिट। 30th में दो हैं, एक तो रैपिड इंडस्ट्रियल ग्रोथ वाला समझा सकते हो आप, या फिर आप इस डेटा को एनालाइज कर सकते हो, ठीक है। जो जैसे अगर आप 30th वाला करते हो उसमें आपको चाइना के रिफॉर्म्स बताने हैं ना, तो इसमें आपको वो वाला आ जाएगा जैसे फर्स्ट फेज था, सेकंड फेज था, वो सारी चीज़ें। जो 31st है स्टेट ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर अंडर ब्रिटिश रूल, तो इसमें आपको इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात करनी है, साथ में इसमें आप इसमें क्या क्या कमियां थी वो बता सकते हो, क्या इश्यूज थे, फिर मॉडर्न इंडस्ट्री, टू फोल्ड मोटिव, ये सारी चीज़ें आपको डिस्कस करनी है। फिर क्वेश्चन 32 है इकोनॉमिक क्राइसिस, ठीक है। इसमें आपको ये जो एलपीजी वाला चैप्टर है ना, आपका चैप्टर 3, उसके में जो शुरू में दिया हुआ था कि यार क्या क्या इकोनॉमिक क्राइसिस थे, तो उसमें आपके इकोनॉमिक क्राइसिस क्या क्या आ जाएंगे कि यार टैक्सेशन से पैसा कमा रहा था, पीएसयू से कमा रहा था, फिर फॉरेन एक्सचेंज ज़्यादा नहीं था, लिटरेसी प्रॉब्लम्स थी, पॉपुलेशन बढ़ रही थी, हेल्थ प्रॉब्लम्स थी, बेसिक कंजम्पशन नीड्स पूरी नहीं हो रही थी, टैक्स एवेजन था, ये सारी चीज़ें आपकी इसमें आ जाती हैं, ये लिख देना, ठीक है। जो क्वेश्चन 33 है इसमें पहला पार्ट है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्ट डेफिनेशन आपको लिखनी है। हेल्थ केयर जो है उसमें रूरल, अर्बन, रिच, पुअर डिवाइड होता है, उसको एक्सप्लेन करना है, तो वही आपका हेल्थ वाले चैप्टर में से उसके पॉइंट्स आ जाएंगे, ठीक है। या फिर और वाला क्वेश्चन है जिसमें आपको पॉवर्टी रिड्यूस के लिए जो गवर्नमेंट ने अप्रोच की है वो एक्सप्लेन करनी है, बहुत ही ईजी पार्ट है, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन की तरह है। 34th है जिसमें ए कहता है प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय इनफॉर्मल सेक्टर, तो ये उनका प्रोविडेंट फंड नहीं है, ग्रेट्युटी नहीं है, लेस फॉर्मल सेक्टर में वर्कर्स कम है, उनको फैसिलिटीज़ कम मिल रही हैं, वर्किंग कंडीशन भी उनके बेकार है, यूनियंस नहीं बनाने दिए जाते, ये सारे पॉइंट्स इसमें आपके आ जाएंगे। और जो 34th है आपका एग्रीकल्चरल डाइवर्सिफिकेशन, उसमें बस आपको उसके वही पॉइंट्स लिखने हैं कि जैसे उनका रिस्क कम हो जाता है, लिविंग कंडीशन इंप्रूव हो जाती है, खरीफ सीजन रबी सीजन वाला लिख देना कि और एक्टिविटीज़ कर पाएंगे वो, इस तरीके से आपके जितने पॉइंट्स हैं वो सारे आपको इसमें लिख देने हैं। तो इसी के साथ यहाँ पे पेपर खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कर देना, लाइक, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को शेयर कर दो, और मैं मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में अगले पेपर के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड थैंक यू।